नमस्कार दोस्तों। दुनिया की राजनीति में कुछ चालें ऐसी होती हैं जो एक दिन में नहीं चली जाती। वे सालों तक खामोशी से पर्दे के पीछे बुनी जाती हैं और जब उनका पर्दा फाश होता है तो पूरा ग्लोबल सिस्टम हिल जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी एक बर्फ से ढके सुनसान से दिखने वाले आइलैंड से शुरू होती है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। यहाँ की आबादी किसी छोटे शहर से भी कम है, लेकिन महत्व ऐसा कि महाशक्तियों की नज़रें इस पर टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर कब्जे की बात कर चुके हैं, तो वहीं रूस और चीन भी यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर ग्रीनलैंड आज अमेरिका और दूसरी ताकतों के लिए इतना अहम क्यों बन गया है? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। ग्रीनलैंड का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के जहन में आइस, ग्लेशियर्स और वीरान बर्फीली धरती की तस्वीर उभर आती है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी और जटिल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसकी लोकेशन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसके चारों ओर फैले आर्कटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इसे मिलिट्री स्ट्रेटेजी, ट्रेड रूट्स और भविष्य के नेचुरल रिसोर्सेज के नज़रिए से बेहद अहम बनाते हैं। ऊपर से क्लाइमेट चेंज के बदलते हालात ने ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को आने वाले समय में और भी निर्णायक बना दिया है। ग्रीनलैंड पिछले लगभग 300 वर्षों से डेनमार्क का हिस्सा रहा है। 1721 में डेनमार्क ने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। 1953 में इसे आधिकारिक रूप से डेनमार्क का प्रांत बना दिया गया। हालांकि समय के साथ साथ ग्रीनलैंड को कई अधिकार भी दिए गए। 1979 में इसे होम रूल मिला और 2009 में सेल्फ रूल एक्ट के तहत इसे और अधिक ऑटोनॉमी दी गई। आज ग्रीनलैंड की अपनी पार्लियामेंट है, अपनी गवर्नमेंट है और इंटरनल मैटर्स पर फैसला लेने का अधिकार भी है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और करेंसी से जुड़े फैसले अभी भी डेनमार्क के हाथ में ही हैं। ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 57,000 है। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक और वर्ल्ड बैंक के अनुसार यहाँ की 88% आबादी मूल निवासी इनुइट लोगों की है। बाकी आबादी में डेनिश नागरिक, अन्य नॉर्डिक देशों के लोग और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए लोग शामिल हैं। इसकी कुल GDP करीब 3.33 अरब डॉलर है और पर कैपिटा इनकम लगभग 58,499 अमेरिकी डॉलर है, जो कई डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर या उनसे भी ज़्यादा है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है। इसका मतलब यह है कि ग्रीनलैंड भी नाटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी के दायरे में आता है। अगर ग्रीनलैंड पर किसी तरह का मिलिट्री अटैक होता है तो उसे पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी सिर्फ डेनमार्क की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों की भी जिम्मेदारी है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अमेरिका खुद ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी का गारंटर होते हुए भी उस पर नियंत्रण की बात करने लगा है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। इस सवाल का जवाब हमें पिछले कुछ सालों की राजनीति में मिलता है। 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए। उस वक्त दुनिया ने इसे एक अजीब बयान माना और डेनमार्क ने इसे साफ शब्दों में खारिज कर दिया। ग्रीनलैंड की सरकार ने भी कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन ट्रंप का यह बयान कोई मजाक नहीं था, बल्कि आने वाले वर्षों की अमेरिकी रणनीति का संकेत था। 2024 और 2025 में ट्रंप और उसके करीबी सहयोगियों के बयानों में ग्रीनलैंड का जिक्र बार बार आने लगा। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण नहीं बढ़ाया तो रूस और चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे।
यहाँ चिंता की बात यह थी कि उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मिलिट्री ऑप्शन को भी खुला रखा है। यही वह पल था जब यूरोप और खासकर नॉर्डिक देशों में चिंता की लहर दौड़ गई। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की दिलचस्पी के पीछे पहला और सबसे बड़ा कारण नेशनल सिक्योरिटी है। ग्रीनलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे आर्कटिक रीजन का एक महत्वपूर्ण मिलिट्री सेंटर बनाती है। यह यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच स्थित है और रूस के नॉर्दर्न मिलिट्री बेसिस के बेहद करीब है। कोल्ड वॉर के समय से ही अमेरिका ग्रीनलैंड को एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट के रूप में देखता आया है। ग्रीनलैंड में पहले से ही अमेरिका का एक मिलिट्री बेस मौजूद है, जिसे पहले थुले एयर बेस कहा जाता था और अब पिटुफिक स्पेस बेस के नाम से जाना जाता है। यह बेस बैलिस्टिक मिसाइल्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम और सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होता है। अमेरिका का मानना है कि अगर इसके पास ग्रीनलैंड का पूरा नियंत्रण होगा तो वह न सिर्फ हवा और समुद्र बल्कि अंतरिक्ष से भी आर्कटिक क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते, बल्कि अंतरिक्ष और साइबर स्पेस भी उतने ही अहम हो चुके हैं। ग्रीनलैंड इस नई तरह की युद्ध रणनीति में अमेरिका के लिए एक अहम कड़ी बन सकता है। इसके अलावा अमेरिका अपनी गिरती इकोनॉमी को फिर से सुधारने के लिए भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। यह अपने आप में एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और सच्चाई भी सामने आ रही है। बर्फ के नीचे दबे वे नेचुरल रिसोर्सेज अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं, जो सैकड़ों सालों से छिपे हुए थे। ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, क्रूड ऑयल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। आज के दौर में लिथियम सबसे ज़्यादा अहम खनिजों में गिना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में होता है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सिर्फ एक बर्फीला आइलैंड नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बेहद कीमती इलाका बनता जा रहा है। फिलहाल अमेरिका लिथियम और कई रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर है। अमेरिका इस निर्भरता को कम करना चाहता है। ग्रीनलैंड उसके लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स बन सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी कंपनीज और पॉलिसी मेकर्स लंबे समय से ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज पर नज़र रखे हुए हैं। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो यह उसे भविष्य की ग्रीन एनर्जी की रेस में बड़ी बढ़त दिला सकता है। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर नज़र रखने का एक और अहम कारण भविष्य के ट्रेड रूट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। इसका असर यह हुआ है कि आर्कटिक रीजन में नए समुद्री रास्ते खुलने लगे हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट पैसेज और नॉर्थ वेस्ट पैसेज सबसे ज़्यादा अहम माने जाते हैं। ये नए रास्ते एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच की दूरी को काफ़ी कम कर सकते हैं। इससे सामान की ट्रांसपोर्टेशन में कम समय लगेगा और जहाज़ों का फ्यूल खर्च भी घटेगा। ग्रीनलैंड इन रूट्स के बीच में स्थित है। इससे यह एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री केंद्र बन सकता है। अगर अमेरिका का ग्रीनलैंड पर नियंत्रण होगा तो वह इन नए ट्रेड रूट्स पर भी अपना दबदबा बना सकता है। यह इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के लिए बेहद फायदेमंद होगा। भविष्य में ये आर्कटिक रूट्स ग्लोबल ट्रेड के लिए उतने ही अहम हो सकते हैं जितना आज स्वेज कैनाल और मलक्का स्ट्रेट हैं। स्वेज कनाल से लगभग 12 से 15% और मलक्का स्ट्रेट से करीब 20 से 30% ग्लोबल ट्रेड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी नज़र ग्रीनलैंड पर है। रूस और चीन भी आर्कटिक रीजन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। रूस ने पिछले कुछ वर्षों में आर्कटिक में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स तैयार किए हैं और हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है और उसने ग्रीनलैंड में खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की कोशिश की है।
अमेरिका को डर है कि अगर उसने समय रहते कदम नहीं उठाया तो ग्रीनलैंड पर रूस और चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि महाशक्तियों के बीच एक साइलेंट बैटलफील्ड बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका सच में ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करता है तो इसका अंजाम क्या होगा। डेनमार्क पहले ही साफ कर चुका है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और उसकी संप्रभुता पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ग्रीनलैंड की जनता भी खुद को किसी कॉलोनियल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। अगर अमेरिका यहाँ सैन्य दबाव बनाता है तो इससे नाटो के भीतर गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में रूस और चीन को मौका मिलेगा कि वे पश्चिमी देशों की आपसी फूट का फायदा उठाएं। नतीजन ग्लोबल पॉलिटिक्स फिर से दो या तीन ध्रुवों में बंट सकती है और सबसे खतरनाक बात यह होगी कि दुनिया एक और बड़े युद्ध के करीब पहुंच सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फीला आइलैंड नहीं है, यह आने वाले दशकों में बनने वाले ग्लोबल पावर संतुलन का प्रतीक है। यह हमें उस दुनिया की झलक दिखाता है जहां क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन एक साथ टकरा रहे हैं। आज सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर पाएगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया इस कंपटीशन को शांति से संभाल पाएगी या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा। धन्यवाद।